हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी चालक पिंड की धारिता के बारे में। सबसे पहले हम लोग को समझना है धारिता का मतलब क्या होता है। अगर हम लोगों को कभी धारिता शब्द मिला तो धारिता शब्द मिलते ही जो दिमाग में बात आना चाहिए वो क्या है, तो देखिए धारिता का मतलब होता है क्षमता। धारिता माने किसी पिंड की क्षमता। लेकिन क्या करने की क्षमता? आवेश संग्रह की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। किसी भी पिंड की धारिता से यह व्यक्त होता है कि वह पिंड कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। अगर दो पिंड हो और दोनों पिंडों की धारिताएं अगर दी गई हो तो जिस पिंड की धारिता जितना ही अधिक होगी उस पिंड पर उतना ही अधिक आवेश रह सकता है, और जिस पिंड की धारिता कम होगी तो उस पिंड पर कम आवेश स्थित रह सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग धारिता के बारे में थोड़ा समझें। मान लीजिए यहां कोई एक चालक पिंड है। क्या है? चालक पिंड, चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित पिंड है। और आप लोग जानते हैं किसी भी चालक पिंड पर अगर कोई आवेश दे, अगर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो ये पूरा का पूरा आवेश चालक पिंड के सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। पूरा आवेश चालक पिंड के सतह पर फैलेगा। और आप लोग ये भी पढ़े हैं कोई भी आवेशित चालक हो, चालक तो है मतलब चालक पिंड, चालक वस्तु, कोई भी आवेशित चालक पिंड हो तो इसके सतह का जो विभव है हर जगह समान रहेगा। मतलब आवेशित चालक के सतह जो होता है वो सम विभव सतह होता है। तो आवेश देंगे, सतह का कुछ ना कुछ विभव होगा। एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा यह प्राप्त होता है कि किसी भी चालक पिंड को दिए गए आवेश उस चालक पिंड के सतह के विभव के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया? मतलब आवेश यहां चालक पिंड पर हम लोग कितना भी दे सकते हैं, लेकिन इसका रिलेशन है Q समानुपाती भी। जैसे जैसे आप आवेश यहां बढ़ेगा तो V का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है, चारों तरफ ये तो चालक पिंड हो गया, इधर हो गया मान लेते हैं हवा या कोई भी अचालक पदार्थ होना चाहिए। अगर किसी पिंड को आवेश देना है तो पिंड के चारों ओर क्या होना चाहिए? अचालक पदार्थ। कहिएगा अगर चालक होता तो हम लोग आवेश दे ही नहीं पाएंगे। आवेश जैसे ही देंगे और चारों ओर अगर चालक पदार्थ है तो आवेश चालक पदार्थ से होते हुए प्रवाहित होने लगेगा, बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी पिंड पर आवेश देना है तो पिंड के चारों ओर हवा भी अचालक है, हवा होना चाहिए या कोई भी अचालक पदार्थ होना चाहिए, तभी आप आवेश दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या हम लोग किसी पिंड पर कितना भी आवेश दे सकते हैं? नहीं, आगे पढ़ाएंगे, आगे पढ़ना है हम लोगों को। फिलहाल अभी के लिए बस इतना याद रखिए, किसी पिंड पर आवेश आप दे रहे हैं, चालक पिंड, यहां केवल पिंड का है तो आप लोगों को चालक पिंड ही समझना है। विद्युत जब Q बढ़ेगा या विभव का मान बढ़ते जाएगा तो देखिए क्या होगा, जब आवेश आप चालक पिंड पर और अधिक दें और अधिक दें, विभव का मान और अधिक होगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो अचालक पदार्थ और आवेशित चालक पिंड दोनों के बीच विभवांतर का मान जो है इतना अधिक हो जाएगा कि आवेश उस समय हवा या अचालक पदार्थ अब अचालक नहीं रहेगा, चालक बन जाएगा। और जब चालक बन जाएगा तो फिर आवेश यहां से लीक करना शुरू हो जाता है, आवेश निकल के और हवा में या चालक पदार्थ में प्रवाहित होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चालक पिंड हो तो आप जितना इच्छा चाहे उतना आवेश उस पर नहीं दे सकते हैं। किसी भी चालक पिंड पर अधिक से अधिक कितना आवेश रह सकता है इसका एक सीमा होता है, उसके बाद आवेश देना संभव नहीं होता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी आवेशित चालक पिंड हो उस पर अधिकतम कितना आवेश ठहर सकता है, ये जो है
कुछ बातों पे डिपेंड करता है। आवेशित जो चालक पिंड है उसके आकार आकृति पे डिपेंड करेगा और उसके चारों ओर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस रिलेशन को समझेंगे अभी। Q समानुपाती V। Q क्या है? चालक पिंड पर दिया गया आवेश, और V क्या है? चालक पिंड के सतह का विभव है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाएंगे तो ये बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ कोई नियतांक होगा। यहाँ नियतांक को कैपिटल C के द्वारा सूचित करते हैं। ये समानुपाती का नियतांक है और इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं धारिता। क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। ठीक है, तो यहां से C बराबर क्या होगा? Q बाई V। अब यहां C का मतलब समझना है आपको। C के द्वारा क्या व्यक्त होगा? जैसे देखिए, चालक पिंड पर Q आवेश, चालक पिंड के सतह का विद्युत विभव V है, तो चालक पिंड के सतह पर आवेश कितना है? Q है। तो इकाई विभव के लिए आवेश कितना हो जाएगा? Q बाई V, और यही चालक पिंड के धारिता का मान होगा। तो हम लोग धारिता का मतलब क्या समझेंगे, क्या कह सकते हैं? किसी आवेशित चालक पिंड के सतह के प्रति इकाई विद्युत विभव के लिए, या किसी आवेशित चालक पिंड के सतह के विद्युत विभव के प्रति इकाई मान के लिए उस चालक पिंड पर स्थित आवेश उस चालक पिंड की धारिता के बराबर होता है। या कह सकते हैं किसी आवेशित चालक पिंड के सतह के विद्युत विभव के प्रति इकाई मान के लिए उस पिंड पर स्थित आवेश को क्या कहा जाता है? उस पिंड की धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग इसे अभी लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग, अभी जो समझाया गया है बस उसी को यहां मैं लिखवाया हूं, इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। किसी चालक पिंड की धारिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, और इसे कैपिटल C के द्वारा डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। अभी जस्ट बताया हूं आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट के द्वारा मतलब प्रयोगों से यह प्राप्त होता है कि किसी चालक पिंड पर दिया गया आवेश उस चालक पिंड के सतह के विद्युत विभव के समानुपाती होता है। Q समानुपाती V, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह लाएंगे, Q बराबर CV। C क्या है? समानुपाती का नियतांक है। V है चालक पिंड के सतह का विद्युत विभव जब चालक पिंड के सतह पर आवेश Q हो, और C समानुपाती का नियतांक है। इस नियतांक को चालक पिंड की धारिता कहते हैं। अब यहां से फॉर्मूला देखिए, C बराबर क्या होगा? Q बाई V। तो इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया गया था? किसी चालक पिंड के सतह के विद्युत विभव के प्रति इकाई मान के लिए, याद रखिएगा आप लोग, चालक पिंड के सतह के विद्युत विभव के प्रति इकाई मान के लिए उस चालक पिंड के सतह पर स्थित आवेश को उस चालक पिंड की धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे धारिता के मात्रक। तो आप लोग फॉर्मूला अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, C इक्वल टू Q अपॉन V। ध्यान देंगे, C क्या है? धारिता है, Q आवेश, और V क्या है? चालक पिंड के सतह का विद्युत विभव है। अब मात्रक लिखना होगा, तो सबसे पहले SI यूनिट का प्रयोग करेंगे। SI यूनिट्स में बताएं आप लोग, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। ध्यान देना है, भौतिक राशि का संकेत अगर कैपिटल C हो तो ये धारिता को व्यक्त करेगा, लेकिन अगर मात्रक का संकेत कैपिटल C हो तो ये क्या व्यक्त करेगा? कूलम्ब को व्यक्त करेगा। ये हो गया कूलम्ब, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, जिसका संकेत क्या होता है? कैपिटल V। ये हो जाएगा कूलम्ब प्रति वोल्ट, और कूलम्ब प्रति वोल्ट को कहते हैं फैराड, FARAD। फैराडे नहीं, फैराडे के नाम पर ही फैराड है यहाँ, लेकिन केवल फैराड कहेंगे, और इसे कैपिटल F के द्वारा सूचित करते हैं। कैपिटल F के द्वारा सूचित करेंगे फैराड को। अब देखिए यहां पर CGS सिस्टम,
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में, यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे यहां, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के सीजीएस सिस्टम में जब मात्रक लिखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम। और विद्युत विभव का मात्रक सीजीएस में होता है स्टैट वोल्ट। इसे कहेंगे हम लोग, जैसे कूलम प्रति वोल्ट को कहते हैं फैराड, स्टैट वोल्ट प्रति स्टैट कूलम प्रति स्टैट वोल्ट को कहेंगे स्टैट कूलम प्रति स्टैट वोल्ट, और इसे कहेंगे हम लोग स्टैट फैराड, स्टैट एफ, कैपिटल एफ से फैराड, स्टैट फैराड। तो इस सारी यूनिट्स में धारिता का मात्रक फैराड और सीजीएस सिस्टम में स्टैट फैराड होगा। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र के बारे में। तो यहां देखिए, धारिता का विमीय सूत्र। यहां विमीय सूत्र जब आप लिखोगे, यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। देखिए C इक्वल टू Q अपॉन V। अब विमीय सूत्र जिस भौतिक राशि का फाइंड करना है, सबसे पहले उसे स्क्वायर ब्रैकेट बड़े कोष्ठ में बंद कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर ब्रैकेट में अगर बंद करते हैं तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना होगा। और यहां C का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। कहीं कहीं IT भी दिया जाता है। यहाँ A एम्पियर को व्यक्त करेगा, मतलब विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए है, और T समय को। विमीय सूत्र में कोई भी संकेत होता है तो मात्रक को नहीं, भौतिक राशि को व्यक्त करता है, इसलिए यहां पर A के द्वारा एम्पियर नहीं क्या व्यक्त होगा? विद्युत धारा व्यक्त करने के लिए। और कहीं कहीं विमीय सूत्र निकालते समय हम लोग A की जगह पर कैपिटल I का भी प्रयोग करते हैं। तो जहां IT लिखा रहा है वो भी सही है, और AT लिखा हुआ है ये भी सही है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, और फिर यहां होगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 3 a टू द पावर 1 इंटू a t। यहां होगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। तो ये हो गया धारिता का विमीय सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे धारिता के जो दो मात्रक पढ़े अभी, फैराड और स्टेट फैराड, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब हम लोग को पढ़ना है फैराड और स्टेट फैराड में रिलेशन संबंध। तो अभी जस्ट पढ़े आप लोग थोड़ी देर पहले। 1 फैराड कितना को बोलेंगे? 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। क्यू बराबर C इक्वल टू Q अपॉन V। तो 1 फैराड कूलम प्रति वोल्ट को फैराड बोलते हैं। 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। और फिर यहां से 1 फैराड इक्वल टू, देखिए 1 कूलम में क्या होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। और देखिए 1 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट? 1 स्टैट वोल्ट बराबर होता है 300 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1/300
स्टैट वोल्ट, और फिर यहां से 1 फैराड, तो ये 300 ऊपर चला जाएगा। तो यहां देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 300, तो 300, और ये स्टैट कूलम प्रति स्टैट वोल्ट को लिखेंगे हम लोग स्टैट फैराड। और फिर देखिए यहां 1 फैराड इक्वल टू ये 3 इंटू 3 9 इंटू 10 टू द पावर 11, यहाँ 9 है, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा 100 के बदले में, यहां हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड। तो देखिए आप लोग 1 फैराड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 11 बहुत बड़ी संख्या है। इतनी संख्या में स्टैट फैराड मिलेंगे तो 1 फैराड का निर्माण होगा। इसका मतलब ये हुआ 1 फैराड बहुत बड़ा होगा 1 स्टैट फैराड से। ठीक है, तो देखिए इसे लिखे आप लोग। जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है सब जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग केवल वीडियो देखना ही नहीं है, अच्छे से समझना है। और मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूं, बोलता हूं कि समझने के बाद एक बार नोट्स बनाइए, कॉपी पर लिखिए जरूर, लिखने से याद होता है। ठीक है, अब यहां देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोगों को अच्छे से समझना है। किसी चालक पिंड की धारिता का मान Q या V पर निर्भर नहीं करता। आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि धारिता C का मान किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं C इक्वल टू Q बाई V। ऐसा लग रहा है कि C का मान Q पर डिपेंड करेगा और साथ ही साथ V पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वास्तव में C का मान Q तथा V दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आवेशित जो चालक पिंड है उसके सतह पर आवेश के मान को बदल दें तो सतह का विभव भी जरूर बदलेगा। तो Q बदलेगा, V बदलेगा, लेकिन C में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग, Q और V पर C का मान डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जब होगा तो Q और V के अनुपात के बराबर C का मान होता है। ठीक है, कहिएगा ऐसा कैसे संभव है। जैसे मान लीजिए अभी तो आप लोग पढ़े हुए हैं थोड़ी देर पहले Q समानुपाती V, मतलब अगर यहां पर विद्युत विभव दोगुना हो तो आवेश भी क्या हो जाएगा, दोगुना, क्योंकि यहां समानुपाती का रिलेशन है। जब V में परिवर्तन जिस अनुपात में होगा, जैसे होगा, Q में भी उसी अनुपात में उसी तरह से परिवर्तन होगा। भाई अगर दोगुना, आवेश दोगुना, तो जब यहां अनुपात निकालेंगे तो 2Q अपॉन 2V, फिर कैंसिल होके क्या होगा Q बाई V, और फिर वही हो गया C, ज्यों करके। और अगर Q आधा हो जाए तो V भी आधा हो जाएगा, फिर कैंसिल होकर वही रह जाएगा Q अपॉन V इक्वल टू C। तो Q बदलेगा, V बदलेगा, लेकिन C में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब होगा तो C का मान Q और V के अनुपात के बराबर होगा, वही यहां लिखा गया है। अब कहेंगे हम लोग कि ठीक है, किसी चालक पिंड के धारिता का मान Q एवं V दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड करेगा किस पर, निर्भर करेगा किस पर, 2 बातों पर। देखिए, किसी चालक पिंड की धारिता का मान उस चालक पिंड की आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, अलग अलग आकार और आकृति के अगर पिंड हो तो उनके धारिता का मान भी क्या होगा, अलग अलग आकार और आकृति पर डिपेंड करेगा धारिता का मान। और दूसरा, चालक पिंड के चारों ओर कौन सा माध्यम है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा चालक पिंड के धारिता का मान। क्लियर हुआ? चलिए देखिए आप लोग, हम लोगों को अभी पढ़ना है किसी गोलीय चालक की धारिता गणना। गोलीय चालक कहें
या हम लोग ये भी कह सकते हैं चालक गोला। चालक गोला की धारिता निकालिए या बोलिए चालक की धारिता निकालिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक बोलिए चालक मान लेते हैं और इसके धारिता का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कोई भी चालक हो, अगर उसके धारिता का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चालक पर अपने मन से एक आवेश मान लेंगे। आप प्लस आवेश मानिए, माइनस आवेश मानिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और आवेश का मान कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि धारिता का मान आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही आवेश आप देंगे और चालक पदार्थ का बना हुआ है तो पूरा का पूरा आवेश चालक गोला के सतह पर फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब सतह पर आवेश फैल गया तो सतह का कुछ ना कुछ विद्युत विभव भी होगा। और आप लोग जानते हैं सतह पर जो विद्युत विभव होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहां, कैपिटल V बराबर 1/4πε0 इंटू चालक गोला के सतह पर फैला हुआ आवेश बटा चालक गोले की त्रिज्या। ये हो गया सतह का विभव। और अब हम लोगों को क्या करना है, चालक गोले की धारिता। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। क्या होगा, Q/V। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू Q/V का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/R। अब देखिए भी यहां से लिखे हैं, Q और Q कैंसिल होगा ना, तो इसके बाद यहां होगा C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। याद रखेंगे C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। याद रखिएगा कोई भी चालक गोला हो तो चालक गोला के धारिता का जो मान है वो डिपेंड करता है R पर, गोला की त्रिज्या पर। यहां हो जाएगा C समानुपाती R। समझ गए, C समानुपाती R। ठीक है, कहने का मतलब है कि चालक गोले की त्रिज्या जितना ही बड़ा, धारिता का मान भी उतना ही बड़ा, और त्रिज्या का मान जितना ही छोटा तो धारिता का मान भी उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को अभी ज्ञात करना है पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोलाकार। पृथ्वी एक गोला की तरह आचरण करती है। और एक बात और ध्यान देना है, पृथ्वी चालक है, चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित है। और पृथ्वी को विद्युत आवेश का बहुत बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। पृथ्वी के सतह का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दीजिए या पृथ्वी से कितना भी आवेश बाहर निकाल दीजिए, पृथ्वी के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी जैसे समुद्र में पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, समुद्र से कितना भी पानी आप निकाल दो और कितना भी पानी आप समुद्र में दे दीजिए, समुद्र के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह से पृथ्वी को आवेश के लिए एक समुद्र है। पृथ्वी आवेश का समुद्र है। पृथ्वी में कितना भी आवेश दे दीजिए, पृथ्वी से कितना भी आवेश निकाल दीजिए, पृथ्वी के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे आप लोग यहां पृथ्वी की धारिता ज्ञात करना है हम लोगों को। आप लोग जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R का मान क्या होता है, 6400 किलोमीटर।
और इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 6400 इंटू 1000 किलो हो गया, और ये मीटर, और फिर यहाँ कैपिटल आर, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब क्या ज्ञात करना है? पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कहिएगा ये तो हम लोग पढ़े हैं, किसी चालक गोला की धारिता, और यहां लिख दिए पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी भी गोला की तरह आचरण करती है, पृथ्वी भी गोला है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C = R/1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए R को ऊपर ही रहने देते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को जब नीचे ले जाएंगे R/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और फिर यहां पृथ्वी की धारिता C R = 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम लोग लिखते हैं 9 इंटू 10⁹। यहां C का वैल्यू होगा कितना? 9 से डिवाइड करेंगे 0.71 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁹। अब यहां होगा C = 0.71 इंटू 10⁻⁻3, और लिख सकते हैं C = 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैराड। देखिए आप लोग, C = 7.1 इंटू 10⁻⁴। यहां से दशमलव के बाद जो 7, अगर दशमलव को एक अंक इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर -3 है ना, एक और बढ़ेगा -4 हो जाएगा। तो 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैराड पृथ्वी की धारिता का मान हो। आप लोग इसे लिखें अच्छे से। अब देखें आप लोग आज का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है 27 छोटे द्रवबुंद मिलकर एक बड़े द्रवबुंद का निर्माण करते हैं। क्या दिया हुआ है? 27 छोटे द्रवबुंद मिलते हैं, और मिलने के बाद एक बड़े द्रवबुंद का निर्माण होता है। यदि प्रत्येक छोटे द्रवबुंद की धारिता 5 फैराड हो, तब बड़े द्रवबुंद की धारिता ज्ञात करना है। ऐसा न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। उस समय दिया गया था जो प्रॉब्लम द्रवबुंदों से रिलेटेड, वो विभव से संबंधित था और आवेश के पृष्ठीय घनत्व से संबंधित था। लेकिन आज का प्रॉब्लम जो है धारिता से संबंधित है। कोई भी द्रवबुंद हो, द्रवबुंद का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी द्रवबुंदों से संबंधित न्यूमेरिकल मिले और दिया जाए कि द्रवबुंद मिलकर बड़े द्रवबुंद का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, बड़े द्रवबुंद की त्रिज्या और प्रत्येक छोटे द्रवबुंद की त्रिज्या में रिलेशन सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा? पहले मानेंगे स्मॉल r प्रत्येक छोटे द्रवबुंद की त्रिज्या है और कैपिटल R बड़े द्रवबुंद की त्रिज्या है। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिखा गया है छोटे द्रवबुंदों की संख्या n = 27 और प्रत्येक छोटे द्रवबुंद की धारिता C' माने हैं, और ये 5 फैराड। तो देखिए यहाँ कांस्टेंट क्या है? मिलने के पहले सभी द्रवबुंदों की
आयतन का मान जितना होगा, मिलने के बाद जो बड़ा द्रवबुंद का निर्माण होगा उसका भी आयतन जो है उतना ही रहेगा। इसलिए यहां पर लिखना होगा हम लोगों को, मिलने के बाद बड़े द्रवबुंद का आयतन, द्रवबुंद का आकार कैसा है, ये गोला की तरह, तो यहां फॉर्मूला होगा फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब, बड़े द्रवबुंद का आयतन बराबर, मिलाने के पहले कुल आयतन कैसे निकालेंगे, एक छोटे द्रवबुंद के आयतन में द्रवबुंदों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहां 4 पाई अपॉन 3, अब यहां घनमूल निकालेंगे, तो r का घनमूल, जब यहां पर r क्यूब है, यहां पर n इंटू स्मॉल r क्यूब का घनमूल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n टू द पावर 1/3 और r हो गया। ये रिलेशन हो गया, बड़े द्रवबुंद की त्रिज्या और छोटे द्रवबुंद की त्रिज्या में संबंध हो गया। अब यहां देखेंगे प्रत्येक छोटे द्रवबुंद की धारिता सी डैश। तो बताइए द्रवबुंद का आकार कैसा है, गोला की तरह। तो धारिता का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। यहां हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, पे यहां स्मॉल आर होगा क्योंकि द्रवबुंद छोटे द्रवबुंद की धारिता है, तो फॉर्मूला का स्मॉल आर कहेंगे। और इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 5 फैराड हो गया। अब देखिए बड़े द्रवबुंद की धारिता, कैपिटल सी बराबर क्या होगा, बड़े द्रवबुंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, और यहां देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर का मान रख दिए जो यहां निकला हुआ है। फिर यहां देखेंगे कैपिटल सी, तो ये हो जाएगा n टू द पावर 1/3, ये जो है ना इसे इधर कर दिए, और फिर यहां हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, कैपिटल सी n टू द पावर 1/3। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये सी डैश है, ये रिलेशन हो गया छोटे द्रवबुंद की धारिता और बड़े द्रवबुंद की धारिता में वही रिलेशन होगा जो त्रिज्याओं में होता है, कैपिटल आर इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और c इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू सी डैश। जब यहां मान रखेंगे आप 27 का घनमूल इंटू 5, 27 का घनमूल क्या होता है 1/3, अगर घातांक हो इसका मतलब घनमूल, तो क्या होगा 3 इंटू 5, यहां हो जाएगा c इक्वल टू 15 फैराड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ें और समझें और लिखें, लिखना नहीं छोड़ना, ठीक है।